नुमान, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्यारी मरियम की डेथ कैसे हुई। बिल्कुल कुछ ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से एक इंसान जिसको बड़े आराम से बचाया जा सकता था लेकिन नहीं हो सका। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस रखूंगी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो फेक है या रियल है। और ख़ास तौर पे इसके हस्बैंड का जो बयान है ना, उसको लेकर भी जितनी बातें हो रही हैं जो एक्चुअली में सही बात है वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो सके। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस केस से रिलेटेड इमोशनली अटैच्ड हैं। सिर्फ आप लोग नहीं, हम भी। और प्यारी मरियम के हवाले से चूँकि वो आप देखें ना कि वो अपनी हाइट की वजह से पहले बड़ी फेमस हो गई थी, बड़ी क्यूट हरकतें करती थी और ख़ास तौर पे लास्ट मोमेंट में जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट थी और फिर एकदम से ये सारा कुछ हो गया। लोग ये चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है कि बिहाइंड द सीन क्या होता रहा है और इसकी स्टोरी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है। इनको वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए ये सारा डाटा इकट्ठा करने में। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 144। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले आप लोगों ने आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अब आप लोग ये वाली एक ज़रा वीडियो देखिए। खबर दी कि प्यारी मरियम इस दुनिया ते नहीं रही। मैं घर नहीं सा, फोना ते फोना के उसी कहने मरियम की होया हैरियत ते तेरी एंड तक क्या प्यारी मरियम दुनिया ते नहीं रही। ईमान, इस वीडियो के तहत ये बात फैल रही है कि नहीं, ये जो उसकी डेथ की सारी न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है, जिसकी वजह से अब जो एंकर हैं वो उसके फादर के पास जा रहे हैं, मदर के पास जा रहे हैं, हस्बैंड के पास जा रहे हैं। तो आप इस पर कोई बात करेंगे? यार आई थिंक दिस इज़ रियली ब्लो द बेल्ट के एक इंसान जो इस दुनिया में रहा नहीं है, आप उसकी एक्चुअल न्यूज़ को फेक न्यूज़ कहकर यहाँ पर व्यूज़ ले रहे हैं। पुराने क्लिप किसी भी बंदे के मत यूज़ किया करें। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर वो उसकी डेथ ना हुई होती तो आपका क्या ख्याल, अब तक उसकी कोई 500 वीडियोज़ आ गई होनी थी कि ये मेरे बारे में चल क्या रहा है। ये आ गई थी, ठीक है, तो ये पहले इसकी लाइफ में एक ऐसी रूमर्स फैली थी जब इसने आकर ये बात कही, ऐसा ही है ना, तब इसने आकर ये बात कही थी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी उस वीडियो को यूज़ कर रहे हैं लोग जो कि बहुत ही शेमफुल एक्ट है। लिटरली इस वीडियो से हमारे अपने घर की एक बंदी भी, आपको पता है ना, कन्विंस्ड होगी कि नहीं नहीं आप लोगों ने तो वीडियो बना दी, आपने बिला वजह बिना तहकीक किए वीडियो बना दी, वो तो जिंदा है, उसकी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मरियम की डेथ हो चुकी है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, और वो क्यों हुई है उसके ऊपर हम ज़रूर आते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जितने भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि नहीं उसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब बुलशिट है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। नुमान, इसके साथ ही इसके फादर का इंटरव्यू ये देख के सच में मुझे बहुत दिली दुख हुआ कि जैसे वो बताते हैं कि ये इनकी पहली बेटी थी, ठीक है। और हाँ, कल मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने बता दिया था दुबई, जबकि वो दुबई नहीं सऊदीया मूव हुए थे। अच्छा। तो वो बाद में फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए भी पता लगा और मैंने फिर जब फर्दर और रिसर्च की तो पता लगा कि अच्छा नहीं, वो दुबई नहीं सऊदीया मूव हो गए। जाहिर सी बात है यार, इतने टॉपिक्स पे तुम रिसर्च करती हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक इंसान से हो जाती है, बट थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने हमें करेक्ट किया। हाँ। उसके लिए। और उसके साथ ही नुमान, जब इसके फादर का आज मैं इंटरव्यू देख रही थी तो वो बता रहे थे कि ये इनकी पहली बेटी थी और इसी के फिर ज़रा सा चूँकि आपको पता है ये थोड़ी सी स्पेशल हैं सब में से, तो इनके साथ ये मामला बनता है। तो ये बार बार अपनी एक वीडियोस में आकर कहती हैं कि मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हम जैसे लोगों के लिए कोई ना कोई लॉ पास किया जाए, ठीक है, जिसमें हमें कोई भी इस तरह से हमारी हाइट को, वेट को, इन चीज़ों को लेकर कोई टॉन्ट ना मारे, ठीक है। उसके लिए हमें ना बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप अगर ये मरियम की कब्र भी देखें ना तो इसकी कब्र को एक नॉर्मल पर्सन की हाइट जितना बनाया गया है। जब इस पे एंकर ने क्वेश्चन किया तो उसके भाई ने आगे से बताया कि 4-4.5 फुट था तो लोग इन पे बहुत तनकीद करते थे। घर वालों की ख्वाहिश थी इसकी कब्र को लंबा किया जाए। उसके भाई का ये कहना था कि उसने जितनी अपनी जिंदगी गुजारी, उसने अपनी जिंदगी में अपनी हाइट को लेकर लोगों से बहुत बातें सही, लोगों ने बार बार उसकी हाइट का मजाक बनाया, उस पर बात की। इसलिए हमारे घर वालों की और ख़ास तौर पे एहसन की ये ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र को एक नॉर्मल जो हाइट होती है उसके हिसाब से बनाया जाए, ताकि बाद में भी उसके लिए कोई ऐसी बात या कोई ऐसे मजाक या बाइस ना बने। क्योंकि हमारी ऑडियंस जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ना नॉन सीरियस है। एक इंसान की इन चीज़ों को लेकर वो इंसान कितना अच्छा है, कितना
वो समझदार है, क्या उसका रोल है बाकियों की ज़िंदगी में, उस चीज़ को हटाकर एक छोटी सी बात को लेके कि उसको बोलना सही नहीं आता, उसको चलना सही नहीं आता, उसकी हाइट छोटी है, वो उसके बाल नहीं है, इन चीज़ों को लेकर मजाक बना लेते हैं, जिसकी वजह से नुमान उन्हें ये काम भी करना पड़ा। यार मैं आपको बताऊं, असल तकलीफ़ लोगों को किस बात की थी, स्पेशली गर्ल्स को किस बात की थी, जो इसको क्रिटिसाइज़ करती थी इसकी दुनिया में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इवन बीइंग शॉर्ट, और आपकी आवाज़ भी डेफिनेटली जब आप थोड़े शॉर्ट होते हो तो वो थोड़ी सी बींडी आवाज़ होती है आपकी, ठीक है। उसके होने के बावजूद इसको वो प्रपोज़ल मिला, इसको वो बंदा मिला जो यहाँ पर अच्छी खासी हाइटेड गर्ल्स को नहीं मिलता, जो यहाँ पर अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों को नहीं मिलता, जो यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी रिच हैं, बड़ी एटीट्यूड वाली हैं, बड़ा फैशन करती हैं, उनको नहीं मिलता। अगर आप मरियम का हस्बैंड देखें तो मतलब आप माशाल्लाह कहेंगे, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी। अगर बुरी नीयत होगी तो डेफिनेटली आप सड़ बल जाएंगे कि कैसे यार एक इतना अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना गुड लुकिंग। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, हो गए हो आप रेडी? चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना पारा लग रहा है मेरा बेबी। फाइनेंशियली स्टेबल कैसे मतलब ऐसी लड़की को चूज कर सकता है? ये जो चीज़ थी ना, ये लड़कियों को इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि उसकी प्रोफाइल पर्सनल हिट करती थी पर्सनल हिट उसको। करती थी आए दिन आकर, कभी कोई बात। इवन के मैंने यहाँ तक भी कमेंट पढ़े थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब इनकी औलाद अभी नहीं हुई थी ना, तो वो इसके हस्बैंड को लेकर इस तरह की बातें कर रहे थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है या समथिंग लाइक दैट। दैट वाज बुलशिट। यार आप कैसे कर सकते हो उसके हस्बैंड को लेकर इस तरह की बातें? आप लोग क्या उनके बेडरूम में घुसे हुए थे? कैसे आप लोगों ने? अब वो देखो, उन लोगों के मुंह पे कमाल का तमाचा था जब उसके माशाल्लाह ट्विंस हो रहे थे। लेकिन वही बात है कि नज़र बड़ी बुरी चीज़ है। इतनी नज़रों में ये कपल आया हुआ था और इतने लोगों को खटक रहा था, तकलीफ़ हो रही थी उनको कि क्यों यार दो लोग जो कि बड़ा डिफरेंसेस रखते हैं पेरेंट्स वाइज, कैसे इतने अच्छे हैप्पी कपल हो सकते हैं और कैसे उनकी माशाल्लाह से अब औलाद भी होने जा रही है। आपको एक और बात बता देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक खुशखबरी दी है, ठीक है। तो दैट वाज रियली पेनफुल टू सी दैट। इसके साथ ही नुमान, इसके फादर ये भी बताते हैं कि इसने अपनी बाकी बहन भाइयों को पाला। माशाल्लाह ये पढ़ी लिखी थी, इन्होंने बीए किया हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए थे। और तो और साथ के साथ ये जब सोशल मीडिया पर आई, इसके फादर नहीं इस बात पे एग्री हो रहे थे क्योंकि इसकी बाकी वालदा और बहनें नहीं आती सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा सा वो डिसएग्री थे इससे। बट इन्होंने फिर जब उनसे प्रॉमिस किया अपने फादर से कि नहीं मैं अच्छे से लेकर चलूँगी, और फिर उसके देखते ही देखते नुमान इन्होंने अपने बाकी बहन भाइयों की भी शादियाँ करवाईं, अपनी भी इन्होंने शादी की। और इसके साथ ही जैसे एहसन की आपने यहाँ पे बात की, एहसन ने शादी के बाद मरियम की फैमिली को अपनी फैमिली बना लिया। उसने भी प्रॉपर साथ दिया है मरियम का, उसके घर के फाइनेंशियल हालात ठीक करने में, उसके लिए बेहतर करने में, हर चीज़ में वो बंदा उसके साथ साथ रहा। एक तो ये बातें सुनी जब उसके बाप की, और वो जैसे कर रहे थे, जो उनकी फीलिंग्स थी वो देखकर बड़ा ज़्यादा फिर अफसोस हो। उसके साथ ही नुमान जो मैं एक और वीडियो वायरल होने की बात कर रही थी, यहाँ पर अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि आप लोग हमें बता रहे हैं अपने बेबी के बारे में, बेबी के बारे में। बस कुछ घर में सारे कह रहे थे कि ना बताओ, अभी वेट कर लो। देखें, हर इंसान की इतनी एक्साइटमेंट होती है। अब आपको याद होगा द मोमेंट यू कंसीव्ड, ठीक है, हम लोगों ने भी रिवेल किया, क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है, आपकी खुशी होती है, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपकी खुशी में खुशी होते हैं। तो इस न्यूज़ पे अगर उसने ये वीडियो बना दी थी तो कोई इतना मसला नहीं था। नुमान वो लोग पता क्या समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि ये बर्थ के बाद के है, उसकी अच्छा। डेथ हो गई है मरियम की, उसके बाद उसने ये व्लॉग बनाया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। वो इंसान तो इस टाइम तक इतना काबिल भी नहीं है कि वो किसी एंकर का सामना कर सके, वो किसी एंकर को अपना कोई इंटरव्यू दे सके। ये जब इसके जितने भी एहसन के इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं, या जो भी बातें वायरल हो रही हैं, या जो वो व्लॉग के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वो सब पुराने हैं। रिसेंटली एहसन कहीं पर भी सामने नहीं आया, ऑन कैमरा आके उसने अपनी कोई बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता उसने एक दो पोस्ट ऐसी ज़रूर लगाई थी जिसमें उसने ये कंफर्म किया था कि प्यारी मरियम की डेथ हो गया और उसके जो बेबीज़ हैं वो तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सब फेक न्यूज़ है। ये दो पोस्ट लगाने के बाद वो इंसान अभी तक नहीं आया। जिन दो लोगों के इंटरव्यूज़ आए हैं, उसका भाई प्यारी मरियम का और वालिद, इन दोनों के इंटरव्यूज़ आपको दिखा दिए। तो ये बहुत सारी ऐसी फेक वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं और एहसन को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि एहसन और एहसन की फैमिली का सबूत आप इस बात से सुन लें। तो मुझे अपने दामाद पे भी बहुत फख्र है। प्यारी मरियम के वालिद भी कितने एहतराम से, कितने अच्छे वर्ड्स में उसकी फैमिली को याद कर रहे हैं। इसके वालिद का नुमान कहना था कि प्यारी मरियम की डेथ पर इतना शायद मैं नहीं रो पाया जितना उसका ससुर और सास रो रही थी, जितना एहसन रो रहा था, जितना उन्हें दुख हुआ है।
वो इस तरह अल्फाज में बात करके कर रहे थे, तो लोग कैसे एक इतनी अच्छी फैमिली पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं ऐसे से। यस, एंड हियर कम्स द एक्चुअल ट्रूथ के जो हमने भी थंबनेल पे लिखा, जस्ट टू टेल यू गाइस कि भैया उसका अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, तो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और दूसरी बात ये तभी कि यार हमने इतनी जल्दी अपनी वीडियो में ये बात रिवील भी कर दिया कि आप लोगों को पता लग जाए कि अच्छा सच है, और आप लोग किसी भी ऐसी वीडियो पर यकीन ना करें। और एहसन की जो पूरी फैमिली ना, आई थिंक वो एक जैम है, और बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं। माँ बाप ही उसके इतने अच्छे थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की ना अपने बेटे की, जिसने मतलब इतना ज़्यादा मोहब्बत दी, जिसने इतना ख्याल रखा, और जो लिटरली इस टाइम अगर उसने ये भी नहीं देखा, अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हाँ शायद प्यारी मरियम बड़ी फेमस थी तो शायद इस वजह से उसने शादी की, अगर उसने उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करना होता ना, तो दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट, दिस वाज द परफेक्ट मोमेंट के जहाँ पर वो आकर फ़ौरन से बयानात दे रहा होता, वीडियोस बना रहा होता, रो रहा होता, नाटक कर रहा होता, इस तरह की हरकतें कर रहा, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यार लोग तो फेमस होने के लिए अपने जिंदा हस्बैंड को पास्ट में मारते रहे हैं। ठीक है ना, वो आपने वीडियो देखी होगी कि कितनी वायरल हुई थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वाइफ आकर रो रही है और कह रही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग यहाँ तक फेम हासिल करने के लिए अपने पार्टनर के नाम पे हरकतें करते हैं, तो आप लोग ये फेक रूमर्स ना फैलाया करें। अच्छा नुमान, अब बात आ जाती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। वन बाय वन हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फातिमा जाफरी की एक पोस्ट, मैंने कल आपको बताया था कि फातिमा जाफरी और मरियम की आपस में फ्रेंडशिप थी, तो उसी ने तस्दीक की थी उसकी डेथ की कि वाकई ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, कुछ इसमें फेक नहीं है। और वैसे ही आज उसकी एक पोस्ट फिर से वायरल हो रही है जो अगेन एहसन को ब्लेम करती है लोगों की नज़र में। लोग उसको गलत पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। वो ये था कि हाँ अच्छा वो आपकी फैमिली को चाहिए कि प्रेगनेंसी में लेडी का ख्याल रखें, ये करें वो करें, जो कल बातें हमने भी की, जो स्पेशली मैंने भी बातें की, और कल मैंने भी कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े थे कि लोग हमें भी आकर कह रहे थे कि आप एहसन पे ब्लेम कर रहे हो, आप लोग जो हो डॉक्टर्स पे ब्लेम कर रहे हो। तो हमने कहा, तो फिर मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की कि अच्छा उसकी जो है डेथ की रीज़न क्या बनी। जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं नहीं तो आगे प्यारी मरियम का बीपी लो हो जाता है, तो आगे से डॉक्टर क्या कहती है कि आप खा पी के कुछ नहीं आई है, खा पी के नहीं आती हो, आप बीपी लो हो जाता है आपका। देखिए ऑब्वियसली अगर बीपी का इशू था, यहाँ पर एक चीज़ इतनी देर पहले से वो हेड्सअप दे रही थी बार बार, और डॉक्टर्स को भी पता था, तो यहाँ पर नेग्लिजेंसी है ना। एक चीज़ आपके सामने है, आप उसको इग्नोर करोगे, फिर आपको ये भी पता है कि आपकी ट्विंस की बर्थ है, तो यार कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को मैनेज नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पड़ती है ना। बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं, मैं आपको सही बताऊं, हम लोग यहाँ बहरिया में रहते हैं, हमने देखा है, अव्वल तो वो केस पकड़ती नहीं, और अगर वो किसी केस को पकड़ती हैं तो वो उसको इतने पॉलिश्ड मैनर में लेकर चलती हैं ना। ऐसी ऐसी मेडिसिन्स हैं। देखिए अगर आपने पैसा कमाया और अगर आपने पैसा अपनी हेल्थ में लगाया तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। एक एक स्टेप के ऊपर इतने सप्लीमेंट्स हैं। आप जो जिन लेडीज़ की डिलीवरीज हुई हैं अभी लेटली, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, कितनी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, अपने ब्लड को कैसे मेंटेन रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे वो हीमोग्लोबिन पता नहीं कुछ इस तरह से होता है वर्ड जो आपकी ब्लड की रिपोर्ट पे आता है, उसको कैसे मैनेज रखना होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। और फिर एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन जिसकी ट्विंस डिलीवरी हो रही है, उसको कैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ वो ये तो मतलब कहने का कि हो ही जाना था या कुछ नहीं। भाई ऐसे नहीं होना था, इसको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा स्मार्ट डॉक्टर की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा स्मार्ट मेडिसिन की ज़रूरत थी, इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं इसमें यह बात कहूँगी जितना मैंने इस केस को स्टडी किया है उसमें इसको 7 मंथ से ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट का टेम्स्टर होता है, ये जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ गर्ल्स को रेकमेंड किया जाता है जिनकी जर्नी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है, उनको रेकमेंड किया जाता है कि नहीं अब आपने थोड़े से एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, आपने घर के काम शाम करने हैं, आपने बैठ कर काम करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, वो हर चीज़ रेकमेंड की जाती थी। बट हर औरत का केस, बल्कि हर औरत का केस भी छोड़ो, एक औरत का हर प्रेगनेंसी में केस डिफरेंट होता है। Yes. कभी भी आप सेम एक्सपीरियंस नहीं करते। फर्स्ट की दफ़ा अगर आपको बीपी लो का इशू था तो सेकंड की दफ़ा आपका बीपी हाई का इशू होगा, थर्ड की दफ़ा आपको कुछ और इशू होगा, आपका हार्ट बर्न होता होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आप फेंट हो जाते होंगे, आप गिर जाते होंगे, या आपको कुछ भी होता होगा। वो सारी चीज़ें हर एक की दफ़ा डिफरेंट होती हैं, तो हर लेडी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हर
प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है। तो ये जो बीपी का इशू है ये प्रेगनेंसी में एक मेजर इशू रहता है। तभी आपने नोट किया होगा कि हर मंथ में आप डॉक्टर पास भी जाती हैं तो वो आपसे एक ही क्वेश्चन करती हैं प्रेग्नेंट वुमन से कि आपने कितनी दफ़ा घर में अपना बीपी चेक किया, आपका पूरे मंथ में वो बीपी की रेशो क्या रही, लो रहा, हाई रहा, क्या सीन रहा, क्यों आप लोगों से चेकअप के बारे में वो साथ साथ इतने क्यों आपसे पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हैवी इम्पैक्ट रखता है और इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि अच्छा आपका सिजेरियन होना है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है या आपने किस साइड पर मूव करना है। तो ये जो मिस्टेक हुई है वो ये भी हो सकती है कि एनेस्थीसिया जो जब इसको दिया गया हो वो उसके प्रेशर को बियर ना कर पाई हो, क्योंकि एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसके प्रेशर को जिसको बियर करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप कुछ दिन उसमें बेहोश भी रहते हो और उसके बाद अक्सर आपका बीपी हाई भी हो जाता है उसको लगवाने के बाद। जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है उन्होंने मुझे खुद बताया कि रिच एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। हमारा बीपी नहीं मैनेज होता था फ़ौरन से, हमें डॉक्टर्स कभी कोई मैनेज करने के लिए बीपी मेडिसिन देती थी, कभी कुछ दे रही होती थी और फिर हमारा बेहतर हुआ। और कुछ गर्ल्स के तो ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी में कि उनका बीपी इतना हाई रहता है कि उनको डेली इंजेक्शंस लगते हैं, उनके बैली में उनको डेली इंजेक्शंस लग रहे होते हैं जिससे उनके बीपी को मैनेज किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो नेग्लिजेंस हमने कहा था कि डॉक्टर की भी है वो इस साइड से कि अगर उनका बीपी हाई हो रहा था, उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था, तो उसके बाद क्यों नहीं उनके बीपी को मैनेज करने के लिए पहले से ही फर्स्ट एड्स मौजूद रखी, पहले से क्यों नहीं कोई एक प्लान भी क्यों नहीं पहले से बनाया गया कि अच्छा अगर इनके जो है बॉडी स्ट्रक्चर ये है, इनके ट्विंस हैं, ये स्पेशल केस है, तो इनके हम लोग कोई ना कोई ऐसा प्लान भी बनाएं जिसके बाद इनका बीपी हाई हो तो कुछ ना कुछ हो जाए। और जहाँ तक ये बात हो रही थी ना कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी, यहाँ पर भी डॉक्टर की कोई ना कोई नेग्लिजेंस हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना वो अंदरूनी तौर पे कोई गलत कट, कोई गलत स्टिच या कोई चीज़ मिस करवा देने से भी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से बढ़ के डॉक्टर की सेल्फिशनेस भी जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। क्योंकि आप जितनी भी लेडीज़ इस टाइम मुझे सुन रही हैं, इवन के रीज ने भी ये चीज़ बड़ी एक्सपीरियंस की है जब वो किसी डॉक्टर के पास गई हैं। पाकिस्तान में हर डॉक्टर, चाहे वो किसी गवर्नमेंट लेडी है या वो प्राइवेट, ख़ास तौर पे प्राइवेट वाले तो बहुत ज़्यादा, उन सब की कोशिश ये होती है कि सिजेरियन की तरफ जाया जाए। एक तो उसमें उनकी एफर्ट्स कम लगती हैं, फ़ौरन से काट छांट करके निकाल दिया, चलो जी ओके, और उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप वो मैं एक बड़ी मज़े की पोस्ट देख रहा था कि अगर पूरे पाकिस्तान में ये कानून बन जाए ना कि जो चार्जेस नॉर्मल डिलीवरी के हैं वही सिजेरियन के हैं, तो आप देखें कि मेजॉरिटी फिर वो नॉर्मल की तरफ ही आ जाएंगी, क्योंकि आप पता होगा ना पैसे तो उतने मिलने हैं। तो ये डॉक्टर्स की सेल्फिशनेस है, उनको पता होता है उनकी फीसेस एक्स्ट्रा बनेगी। फिर ना सिर्फ उस सिजेरियन की फ़ीस ज़्यादा होती है बल्कि आपको रूम बुक करना पड़ता है, आपको 3 दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। इस चीज़ की परवाह ही नहीं करती आजकल की डॉक्टर्स के, यार बैली की शेप ख़राब हो जाती है, लड़की की हेल्थ पे इशू होगा, लड़की की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो अपने 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बनाने के चक्करों में वो बड़े आराम से फ़ौरन से, अब वो उस कंडीशन के अंदर जिस टाइम डेफिनेटली आप डिलीवरी के इतने करीब हो, आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती कि यार अगर ये डॉक्टर मुझे सिजेरियन के लिए फोर्स कर रही है तो मैं इसको छोड़ के किसी और के पास चले जाऊं। आपका तो कोई और केस भी नहीं पकड़ता। यहाँ पे ना मैं आपको अपनी आंखों देखा एक किस्सा सुनाती हूँ। मिरल की दफ़ा जब मैं लेबर रूम में थी तो वहाँ पर मेरे साथ ही एक लेडी आती हैं, ठीक है, उनके पहले 2 बेबी थे, थर्ड भी उनका, जो पहले भी 2 सिजेरियन से हुए थे और थर्ड भी सिजेरियन से हो रहा था। वो मेरे से ना तकरीबन आधा घंटे पहले आती हैं, उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं क्योंकि उनकी डिलीवरी से कुछ टाइम पहले दे दिया जाता है। जब मैंने देखा कि डॉक्टर ने इंजेक्शन भी उनको जब लगवा दिया तो डॉक्टर उसके बाद उनके पास रूम में आई ही नहीं, वो नर्सिस के हवाले हैं, नर्स आ रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, अच्छा होकर जा रही हैं, डॉक्टर उनके पास आ ही नहीं रही, उनको चेकअप ही नहीं कर रही, वो बुला रही हैं, वो बात करना चाह रही हैं, हार्ट बीट अपनी भी चेक करवाना चाह रही हैं। बस डॉक्टर ना वो कॉल पे नर्स को कह देती थी, अच्छा हर आधे घंटे बाद आपने इनकी हार्ट बीट देखनी है, आपने इनका चेकअप करना है। जब डॉक्टर्स खुद फॉलोअप नहीं लेती, और मोस्टली मैं नुमान को एक बात कहती थी कि नुमान मैंने नाइट में कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे मॉर्निंग में लेकर जाना, कुछ भी हो जाए मैं नाइट के स्टाफ के हाथ लगना ही नहीं चाहती हूँ। वो क्यों? क्योंकि नाइट में जितनी भी मेन डॉक्टर्स होती हैं वो घर में होती हैं, उनको आप कॉल्स करते रहो, आप लकी हो तो वो आ जाती हैं रात को, आप अनलकी हो तो वो नहीं आती। जबकि हमने ये भी उसके ज़रिए, एंकर के ज़रिए सुना था कि प्यारी मरियम जो थी वो भी रात के टाइम हॉस्पिटल गई थी। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसके जो वो सारा फर्स्ट
वो जो सारा फर्स्ट प्रोसीजर था, वो जो सारा अमल था, वो किसी नर्स ने ही देखा हो प्रॉपर, उस टाइम पे कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद ही ना हो, क्योंकि नाइट में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ ने इम्पैक्ट नहीं डाला, बहुत सारी चीज़ें थी जो उस पर इम्पैक्ट जिन्होंने डाला और उस बेचारी की जान ले ली। सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर प्यारी मरियम इस दुनिया में क्यों नहीं रही, ठीक है। बाकी तो किस्मत की चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन कुछ इंसानों की भी नेग्लिजेंसेस होती हैं, और आज हमने ज़रा ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और सारी बातों के अंदर लॉजिक है, कोई भी बात हवा में नहीं की जा रही, आप ठीक है। लोग भी एग्री करेंगे जो जो सारे टाइम पीरियड से गुजर चुकी हैं, क्योंकि ये जो सारी बातें, ये कोई सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे नहीं कह रही, सराउंडिंग में और भी जितनी हैं जो इस टाइम से गुजर चुकी हैं, स्पेशली कल की वीडियो के बाद आकर उन्होंने DM कर करके हमें अपनी स्टोरीज़ बताई हैं कि अच्छा अरीज हमारे साथ भी ऐसा होता था, हमारे साथ भी, हमने भी ये फेस किया। तो उनके स्टोरीज़ का जो क्रक्स था, जो एक मेजर इशू सब में देखने को मिला, हमने चाहा कि आपके साथ भी वो शेयर किया जाए। तो होपफुली आपने स्टूडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बाकी हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, और आप लोग भी बहुत कॉन्शियस रहें भाई, ठीक है, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के ऐसे मंथ्स होते हैं, इसमें या तो शादियां हो रही होती हैं या डिलीवरीज हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली जो पॉइंट अरीज ने आपको बताया। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।